हेलो स्टूडेंट्स, आज कम्युनिटी मेडिसिन में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। तो विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस जैसा टर्म से हम लोगों को क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि आइज से रिलेटेड, हमारी विजन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको हम लोग इस टॉपिक के अंडर में लेकर के चलते हैं। तो ब्लाइंडनेस अपने आप में एक मेजर इशू हम लोगों को देखने को मिलता है। कम्युनिटी के अंदर ब्लाइंडनेस के केसेस भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस डेवलप होती है? कम्युनिटी में इससे रिलेटेड केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और विजुअल इम्पेयरमेंट में जो विज़न से रिलेटेड है, जैसे सपोज कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, विज़न इम्पेयरमेंट हो गया, जिनकी वजह से हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नज़र कमज़ोर हो जाना, ठीक है ना, कि पास की नज़र, दूर की नज़र, जैसे स्पेक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो ये जो भी इश्यूज़ हैं कि किसी भी पर्सन की आइज़ वीक होती हैं, उसकी विज़न वीक होती है, उसकी वजह से उसे देखने में दिक्कत आती है, पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये किन वजह से डेवलप होते हैं, कम्युनिटी के अंदर इनका बर्डन कितना है, कितने केसेस से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये अपने आप में हमारी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट जो करती है पैथोलॉजीज़ को, वो कितना कर रही है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस के केसेस, अगर हम डाटाज की बात करें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि डे बाय डे इसके केसेस हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम इसको वर्ल्ड वाइड बात करें या सपोज इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो भी दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को केसेस डे बाय डे डाटा के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये केसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या इनके कॉजेज़ हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अगर ब्लाइंडनेस को एक डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको WHO ने डिफाइन किया है कि विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 3/60 और इक्वल टू 3/60 इज कंसीडर्ड एज ब्लाइंडनेस। ठीक है ना। तो जो स्नेलन चार्ट है, स्नेलन चार्ट हम लोग एक देखते हैं जब भी हम लोग किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में या आइज़ के डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वहाँ पर एक चार्ट लगा हुआ होता है जिसके अंदर कुछ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हम लोगों को नज़र आते हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक। तो वो जो चार्ट होता है उसे हम लोग स्नेलन चार्ट बोलते हैं। स्नेलन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस चार्ट को इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पर ये चार्ट जो है इसका नाम रखा गया है। उसके अंदर डॉक्टर हम लोगों को उसे पढ़ने के लिए बोलता है या जो भी पेशेंट है उसे पढ़ने के लिए बोलता है, और उसके अंदर हम लोग कितना डिस्टेंस से उसको कितना सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक हमारे सामने एक जो उसको मेज़र करने का एक हमारे पास में तरीका होता है, उससे उसको हम लोग लेकर के चलते हैं कि सपोज 6 फीट से अगर कोई पर्सन उसकी सारी लाइन अगर पढ़ पा रहा है, उसकी अपर लाइन पढ़ पा रहा है, लोअर लाइन पढ़ पा रहा है, कौन सी लाइन पढ़ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला डेवलप होता है, उसे हम लोग रेशो की फॉर्म में हमारे सामने निकल करके आता है। तो उसमें 3/60 से अगर किसी पर्सन की विजन उसके बराबर है या उससे नीचे है तो उस कंडीशन में हम उसे ब्लाइंड हम उसे डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से इसी चार्ट को जब हम बात करें और डिजिट के अंदर तो हम लोग ये देखते हैं कि 6/18 से लेके 6/30 तक जो है वो मॉडरेट हम लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, और अगर सिर्फ 6/30 से लेकर के 6/60 तक अगर जो विज़न है वो वहाँ पर मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट हमें देखने को मिलता है, और जो पहले वाला था 6/18 से 6/30 तक वाला वो माइल्ड इम्पेयरमेंट के अंडर में आता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कितना हम उसे पढ़ पा रहे हैं, जब उसे हम मेज़र करते हैं तो हम इस फॉर्म में उसे मेज़र करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन पर हमें लिख करके देता है हमारी विजुअल एक्यूटी कितनी है। तो जैसे एक जो जनरल नॉर्मल हम लोग 6/6 की बात करते हैं तो वो एक विज़न एक बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल विज़न हम उसे कंसिडर करते हैं, और उसके अंदर आगे चल करके 6/12, 6/18, 6/24 इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलता है। 6 का मतलब है कि हम लोग 6 जो फीट है उसकी डिस्टेंस से हम लोग इसे पढ़ते हैं, और हम लोग उसे देखते हैं कि वहाँ पर हम लोगों को कितना सही तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये हमारे सामने कुछ कंडीशन हम लोगों को देखने को हम लोगों को ये मेज़र करने का एक तरीका है जिससे हम लोगों को ब्लाइंडनेस के बारे में या विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में पता लगता है। अब अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें, हम लोग इंसिडेंस के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो है हम लोगों को बहुत सारे केसेस अपॉन 250 to 300 मिलियन तक केसेस हम लोगों को ब्लाइंडनेस के देखने को मिलते हैं।
यही अगर हम इंडिया की बात करें तो 2020 के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 32 मिलियन केसेस जो हैं ब्लाइंडनेस के, वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं डाटाज के अंदर। तो ये इतना जो केसेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। यही जो 32 मिलियन है ये 2010 के अंदर 21 मिलियन के अराउंड थे। तो 10 साल के अंदर इनका जो रेशो है वो भी ऑलमोस्ट 25 to 30% इनका बढ़ गया है केसेस का। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें, या अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम लोगों को जो इसके केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं उनके अंदर कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर कैटरेक्ट हो गया या ग्लूकोमा हो गया। ये बेसिकली जो ओल्डर जो एज है उसके अंदर हम लोगों को ये बहुत ही मेजर एक कंडीशन देखने को मिलती है, और उसी की वजह से ब्लाइंडनेस जो है वो उसके केसेस भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कैटरेक्ट जैसा कि एक बहुत कॉमन इशू है, वो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो देखने को मिलता है कि 65-70 ईयर्स की एज के बाद में हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जहाँ पर बात आती है कि हमें कैटरेक्ट हो गया है, जिसे हम लोग हमारी आम भाषा में मोतियाबिंद की बात बोलते हैं। तो कैटरेक्ट के या मोतियाबिंद के केसेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और यही एक ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज हमारे सामने निकल करके आता है। तो ये एक मेजर कॉज हो गया। इसके अलावा अगर हम और कॉजेज़ की बात करें तो ग्लूकोमा हो गया, या सपोज़ हाइपरटेंशन डेवलप हो गया, या सपोज़ डायबिटीज़ जो है उसके अंदर भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, उसकी वजह से भी विज़न इम्पेयरमेंट हो सकता है, विज़न का लॉस हो सकता है। तो ये कुछ मेजर कॉजेज़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये तो एक कॉमन हम लोगों ने बात की कि कॉमनली जो लोगों के अंदर है कौन कौन से कॉजेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि हमें किस किस कंडीशन में किस तरीके के डाटाज हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहली चीज़ आती है एज। तो एज के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एज के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो अर्ली एजेस के अंदर ही या तो हमारे सामने ब्लाइंडनेस के निकल करके आते हैं, या फिर बहुत लेटर एजेस में। अर्ली एजेस से मतलब बिफोर 20 ईयर्स। बहुत सारे लोगों के अंदर 20 साल की उम्र से पहले ही हम लोगों को ये विजुअल इम्पेयरमेंट के या ब्लाइंडनेस के केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। वो उनकी हो सकता है कि कोई बेसिक जेनेटिक पैथोलॉजी भी हो सकती है, या विजुअल जो उनके इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है ना, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टाइमली ट्रीट नहीं हुआ, उस पर ध्यान नहीं दिया, ग्लूकोमा डेवलप हो गया, रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया, इंजरीज हो गई, एक्सीडेंट्स हो गए। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये जो केसेस हैं ये या तो हमें बिफोर एट द एज ऑफ 20 ईयर्स हमें देखने को मिलते हैं, या आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बीच की एज में ब्लाइंडनेस के केसेस हमें कम मिलते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट के केसेस तो हमें बहुत मिलेंगे, बट ब्लाइंडनेस की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो या तो 20 साल से कम उम्र में या 70 साल से ज़्यादा की उम्र में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक एज से इसका रिलेशन हम थोड़ा सा देखते हैं। देन सेक्स की हम बात करें तो सेक्स में जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो हमें कंपैरेटिवली मेल और फीमेल्स में फीमेल्स के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमारे डाटाज हमें बताते हैं। तो ये एक यहाँ पर कंडीशन हमारे सामने निकल करके आती है। थर्ड थिंग आ गई यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो बहुत हद तक हम लोगों को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर रहता है। बहुत सारे केसेस जो बच्चों के अंदर अर्ली एजेस में पीईएम के हम लोगों को देखने को मिलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं, उनके अंदर जब सपोज बॉडी के अंदर हमारे विटामिन ए जो है वो प्रॉपरली नहीं जा पा रहा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अल्टीमेटली विजन के अंदर इम्पेयरमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वो अपने आप में एक मेजर कॉज यहाँ पर रहता है। इसके अलावा भी हमारी डाइट जो है उसमें जो भी नीड्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी बहुत सारी कंडीशंस में हम लोगों को इस तरीके के विजुअल इम्पेयरमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। ब्लाइंडनेस इस हद तक नहीं जाता है माल न्यूट्रिशन की वजह से, बट बहुत सीवियर माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाए तो वो स्टेज भी आ जाती है जो विजुअल इम्पेयरमेंट से होते हुए वहाँ तक लेकर के जाती है। देन इसके बाद ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके के काम से रिलेटेड हैं, जहाँ पर उनको इस तरीके का काम वहाँ पर देखने को मिलता है कि
विज़न के ऊपर उनका इम्पैक्ट रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वेल्डिंग से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं या मैकेनिक्स होते हैं जिनका वेल्डिंग का वर्क होता है, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उड़ करके आँख में गिरने की संभावना होती है, तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। सपोज़ कहीं पर केमिकल का काम होता है तो केमिकल की वजह से भी कई बार विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है। कई बार कुछ फ्यूम्स होते हैं, डस्ट होती है, ये चीज़ें भी कंटिन्यू हमारे टच में होती हैं तो वहाँ पर भी हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, जॉब प्रोफाइल हैं, हमारे काम हैं जिनकी वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो हमारी विज़न के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है या बहुत सारी कंडीशन में विजुअल इम्पेयरमेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों के सामने एक ऑक्यूपेशन जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी हमने बात की। देन सोशल क्लास भी अपने आप में एक मेजर फैक्टर होता है। सोशल क्लास में जो लोगों का पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है ना, जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, वहाँ पर भी हम लोगों को कंपैरेटिवली केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो डिस्टर्ब होता है या अवेयरनेस जो है वो कम होती है। तो ये भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। देन सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती है जहाँ अनअवेयरनेस है, एजुकेशन का इशू है, रेजिडेंशियल इश्यूज़ हैं, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ आसपास क्लाइमेट्रिक इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक जो सोशल फैक्टर्स हैं ये भी कई बार विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ जो हैं जिन एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड जिनकी वजह से हम लोगों को ब्लाइंडनेस या विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है वो हमारे सामने आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस हम लोगों को सोसाइटी के अंदर इसके केसेस देखने को मिलते हैं और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। इसी टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।